अगर मैं पंच बनती हूँ ग्राम पंचायत की तो स्वयं ग्राम पंचायतों की बैठकों में जाऊंगी, स्वयं अपनी बात रखूंगी। अगर मैंने राजनीति में एक कदम आगे बढ़ाया है तो ये कदम आगे बढ़ेगा, ये कदम कभी पीछे नहीं हटेगा। तो मैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो महिला सशक्तिकरण की बात कहते नहीं है, यथार्थ में करते हैं कि आप हमें सदस्य बना रही तो हमें मिलेगा क्या। मिलने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मैं ये आपसे वादा करती हूँ कि आपको मान मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपको स्वाभिमान मिलेगा। एक महिला जो पुरुषवादी समाज में सीढ़ी चढ़ती है, विकास की सीढ़ियां चढ़ती जाती है, और उस सीढ़ी दर सीढ़ी जब वो ऊपर चढ़ती है तो तमाम शत्रु भी उसके साथ पैदा होते जाते हैं और उसके आचरण पे भी बहुत सवाल खड़े होते हैं। इस तरह की चुनौतियों से माया जी ने कैसे दो चार किया और किस तरह से उसको झेला और क्या? क्योंकि जब महिला आगे बढ़ती है बहुत से लोग उसको पचा नहीं पाते हैं। आने वाले समय में पार्टी आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की बात करेगी। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो असंभव हो, हर असंभव काम को महिला संभव बनाकर परिणाम दे सकती है। ये मैंने तो खुद किया है। नमस्कार, हम ऑनर्ड पर्सनालिटी के जरिए विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न शख्सियत से बातचीत कर रहे हैं और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत है जिनका नाम है माया नरोलिया जी। जी हाँ, राज्यसभा सांसद हैं और महिला बीजेपी का एक सशक्त चेहरा भी है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुरम या यूं कहें कि नर्मदापुरम से ये राज्यसभा सांसद हैं और महिलाओं के लिए लड़ती रही है, महिलाओं की आवाज़ बुलंद करती रही हैं और राज्यसभा में सांसद हैं। आपने महिलाओं के अधिकारों के लिए खूब लड़ा है और महिला चेतना के लिए भी जानी जाती है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और स्वागत करते हैं मैडम का और इनकी संसदीय क्षेत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। धन्यवाद। शिक्षिका बनने से लेकर मुझे लगता है कि आप चुनाव लड़ती हैं, पार्षद बनती हैं और नगरपालिका तक पहुंचती हैं। वहां तक पहुंचने का जो रास्ता था, वो सफ़र शिक्षिका से ऊपर तक पहुंचने का, वो कैसे संभव हुआ और फिर राजनीति में आप दस्तक देती हैं, एकदम शीर्ष तक पहुंचती हैं, राज्यसभा सांसद बनती है। थोड़ा उस स्ट्रगल के बारे में आप बताएं। मुझे शुरू से समाज सेवा करने का शौक था, पढ़ाई के समय से लेकर। और जब मैं शादी होकर गई तो मेरा ससुराल गांव में था, तो उस समय ग्राम पंचायत के चुनाव थे और 5 गांव मिलकर एक ग्राम पंचायत थी। चीलाचौन, कड़ैया, गोरा, चांदला और मंगरिया। तो वहाँ जब पंचायत के चुनाव थे तो सबने कहा पढ़ी लिखी बहू आई है तो इनको अपन पंच बना देते हैं ग्राम पंचायत की। तो मेरे पति देव ने मुझसे कहा, विक्रम सिंह नारोलिया जो शिक्षक थे, कि तुम एक काम करिए, एक फॉर्म भर दीजिए, ये ग्राम पंचायत की पंच का है। क्योंकि उस समय भी कुछ स्थानों पर महिलाओं को था कि स्थान देना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पंच का फॉर्म भी भर दूंगी, पंच भी बन जाऊंगी, लेकिन ऐसी पंच नहीं बनूंगी कि पंच बनूं और घर रजिस्टर आए और उस पर सिग्नेचर करूं और मेरे परिवार का कोई व्यक्ति या तो वो पंच पति कहलाए या पंच पुत्र कहलाए या पंच भाई कहलाए, वो नहीं कहलाने दूंगी। अगर मैं पंच बनती हूँ ग्राम पंचायत की तो स्वयं ग्राम पंचायतों की बैठकों में जाऊंगी, स्वयं अपनी बात रखूंगी। तो मेरे पतिदेव ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने उनसे एक वादा और किया कि राजनीति की डगर बहुत रपटीली है और राजनीति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ऐसी स्थिति बन जाती है महिलाओं के लिए कि फिर दाम्पत्य जीवन में खटास आती है, क्योंकि राजनीति में हर प्रकार के लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। शुचिता का सवाल होता है। हाँ, तो मुझे आपको मुझ पर विश्वास करना होगा कि भाई मेरी पत्नी कहीं भी जा रही है लेकिन मुझे विश्वास है अपनी पत्नी का, बाकी मैं आपके पूरे मान सम्मान का ध्यान रखूंगी, मेरे पतिदेव ने कहा। और मैंने कहा अगर मैंने राजनीति में एक कदम आगे बढ़ाया है तो ये कदम आगे बढ़ेगा, ये कदम कभी पीछे नहीं हटेगा। तो मेरे पतिदेव ने सहमति दी, मैंने वो फॉर्म भरा, मैं पंच बन गई निर्विरोध। और जब मैं पंच बनी तो मैं आपको सत्यता की बात बता रही, उस समय एक भी महिला ग्राम पंचायतों की बैठक में नहीं जाती थी। एक महिला और थी पंच, एकमात्र मैं ग्राम पंचायत की प्रत्येक बैठक में जाती थी और शुरू से मैंने महिलाओं की आवाज़ को उठाने का काम किया है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे क्यों नहीं,
महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, और जो महिलाएं अधिकार के लिए हैं तैयार, उनको भी मौका मिलना चाहिए। जी। तो मैं जब मीटिंग में अपनी बात रखती थी महिलाओं की, तो सब लोग उसको स्वीकार करते थे। ये क्रम चलता रहा। फिर ईश्वर की कृपा देखिए कि मैं फिर मंडी का चुनाव लड़ी, कृषि उपज मंडी होशंगाबाद, जो अब नर्मदापुरम है, तो वो चुनाव भी मैं निर्विरोध जीती। वाह। और वो चुनाव था 23-24 गांव, क्योंकि वो चुनाव वो ही महिला लड़ सकती थी जो किसान हो। मैं एक किसान भी हूँ, और किसान के नाते मेरी पार्टी ने मुझे आदेशित किया। हालांकि वो शिम्बाल पर चुनाव नहीं होते, पार्टी ने आदेशित किया कि भाजपा समर्थित एक महिला को चुनाव लड़ाना था। मुझे मेरे मधुकर राव हरणे जी जिलाध्यक्ष थे, उनने आदेशित किया। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे गांव की राजनीति नहीं करना, मुझे शहर की राजनीति करना है, इसलिए मैं एक ही जगह अपनी राजनीति करना चाहती। तो उन्होंने कहा नहीं, अपनी पार्टी में भाजपा से समर्थित महिला वो ही मंडी का चुनाव लड़ सकती है जो किसान हो। तो फिर मैंने मंडी का फॉर्म भरा। ईश्वर की और मां नर्मदा मैया की कृपा देखिए कि वो चुनाव भी मैं निर्विरोध जीती। 6-7 फॉर्म आए थे, लेकिन एंड टाइम पे सबने वो फॉर्म उठा लिए और वो चुनाव भी मैं निर्विरोध जीती। इसके बाद बारी आई, मैं पार्षद का मुझे टिकट मिला, क्योंकि मेरा वार्ड SC वार्ड था, तो मुझे नज़दीकी वार्ड से पार्षद का टिकट दिया गया। तो हमारे जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे एकनाथ हरणे जी, उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप पार्षद का चुनाव मत लड़िए, क्योंकि आप महिला मोर्चा की मंडल की अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं। तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ नगर पालिका का, तो आप अपने चुनाव में लग जाएंगी तो आप नगर अध्यक्ष रहते हुए मेरा काम नहीं कर पाएंगी। तो मैंने सहर्षता से वो टिकट वापस कर दी, और जब मैंने वो टिकट वापस की और चुनाव में मैंने उनका बहुत काम किया, इसके बाद मुझे पार्टी ने मनोनीत पार्षद एल्डरमैन बना दिया। मैं नगर पालिका में एल्डरमैन रही, और महिला मोर्चे की महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी रही आप। महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष रही, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रही, और महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष थी तभी मुझे नगर पालिका अध्यक्ष पार्टी ने, मेरे संगठन ने टिकट दिया, और मैं नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ी। और वो चुनाव जनता के द्वारा था, पार्षदों द्वारा चुनाव नहीं था, जनता के बीच में चुनाव लड़ा। वो चुनाव भी मेरा बहुत कठिन चुनाव था, त्रिकोणीय चुनाव था, लेकिन चूंकि मेरा जनता से सीधा सरोकार था, तो जनता ये चाहती थी हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो सरलता और सहजता और सुगमता से हमको प्राप्त हो। तो वो एकमात्र नाम है माया नारोलिया। और मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया और मैं नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव भी जीती। इस प्रकार राजनीति में मेरे पास संगठन और सत्ता के बराबर पद साथ में रहे। अगर मैं महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष थी तो कहीं ना कहीं मैं मंडी सदस्य थी, अगर मैं महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष थी तो मैं नगर पालिका की अध्यक्ष भी बनी, और अब मैं महिला मोर्चे की प्रदेश की अध्यक्ष थी। तो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पहली बार किसी कार्यकर्ता को, किसी बहन को महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए राज्यसभा के उच्च सदन में पहुंचाया। तो आप पहली ऐसी महिला? पहला। तो मैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो महिला सशक्तिकरण की बात कहते नहीं है, यथार्थ में करते हैं, और मेरी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक छोटी कार्यकर्ता को, और मैंने जो संघर्ष किया आप यकीन नहीं करोगी, उस समय लोग पार्टी का झंडा उठाने में डरते थे। लोग पार्टी के हम सदस्य बनाते थे तो मुझसे पूछते थे कि आप हमें सदस्य बना रही तो हमें मिलेगा क्या। तो मैं उनको जवाब देती थी कि उनमें उत्साह भरने का काम करते हैं। मैं उनको जवाब देती थी कि मिलने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मैं ये आपसे वादा करती हूँ कि आपको मान मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपको स्वाभिमान मिलेगा। पार्टी में महिलाओं को आगे बढ़ाना का अवसर है, क्योंकि मैं एक पंच हूँ और मुझे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही मैं पंच बनी हूँ। मैं नगर पालिका में एल्डरमैन बनी, मैं पार्षद बनी। एल्डरमैन का क्या दायित्व होता है जी? एल्डरमैन का क्या दायित्व है? एल्डरमैन का ये दायित्व होता है कि नगर पालिका के एल्डरमैन, पार्षद एक वार्ड का होता है और एल्डरमैन पूरे नगर का होता है। वो पूरे नगर की बात
वो सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। जिस भी पार्टी की सरकार होती है वो उनको मनोनीत करता है। जो पूरे नगर की जो भी समस्या है, नगर पालिका से संबंधित, नगर निगम से संबंधित, वो प्रस्ताव रखने का काम, उन समस्याओं को सुलझाने का काम मनोनीत पार्षद एल्डरमैन का होता है। जी, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं राज्यसभा सांसद और महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, महिलाओं की मुखर आवाज है माया नरोलिया जी, और मध्य प्रदेश से हैं, नर्मदापुरम से हैं, और लगातार हम इनके कार्य के लिए और कार्य से जुड़ी संस्कृति पे हम चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने क्षेत्र का विकास किया है। माया जी, एक बात बहुत ही प्रसिद्ध है आपके बारे में कि आप मुखरता से महिलाओं की आवाज उठाती हैं और बहुत सशक्तिकरण के साथ आवाज भी रखती है, जैसा कि हमने सदन में भी देखा। एक महिला जो पुरुषवादी समाज में सीढ़ी चढ़ती है, विकास की सीढ़ियां चढ़ती जाती है, और उस सीढ़ी दर सीढ़ी जब वो ऊपर चढ़ती है तो तमाम शत्रु भी उसके साथ पैदा होते जाते हैं और उसके आचरण पे भी बहुत सवाल खड़े होते हैं। इस तरह की चुनौतियों से माया जी ने कैसे दो चार किया और किस तरह से उसको झेला और क्या? क्योंकि जब महिला आगे बढ़ती है, बहुत से लोग उसको पचा नहीं पाते हैं, और उसका एकमात्र कारण यही होता है कि जो संघर्षशील कार्यकर्ता होता है, जो संघर्षशील नेतृत्व होता है, जो संघर्ष करके और तप के निखर कर सामने आता है, उसके लिए बहुत सी विघ्न बाधाएं आती हैं रोकने के लिए। लेकिन इस पुरुष प्रधान देश में मैं ये कहना चाहूँगी कि उस पुरुष प्रधान देश की जो एक सोच थी कि महिलाओं को चुनाव लड़ाएंगे तो वो जीतेंगी नहीं। ये सोचते थे पुरुष लोग कि अगर महिला को टिकट दिया ना तो वो जीतने की क्या गारंटी महिला की। बिल्कुल, हाँ, ये मैंने सुना है और उनको अविश्वास देखा था भी, और मेरे महिलाओं साथ की। ये जी, जी। हुआ भी है। लेकिन महिलाओं की निखरने का एक ही कारण है, और मैं हर महिला को ये आह्वान करती हूँ। जब महिलाएं कहती हैं कि हमको इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, हमें पार्षद का टिकट नहीं मिला, हमें संगठन में ये पद नहीं मिला, हमें नगर पालिका अध्यक्ष नहीं मिला, हमें विधायक नहीं मिल की टिकट नहीं मिली, तो मैं उनसे कहती महत्वाकांक्षाएं हूँ बढ़ जाती हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ जी, कि पहले अपने आप को प्रमाणित करिए। प्रमाणित करने का मेरा ये मतलब है कि नेतृत्व क्षमता को निखारिए। हम भले कितने दिन से काम कर रहे हैं, हम पार्टी अटेंड कर लिए, ये कर लिए, हमें हर प्रकार की नेतृत्व क्षमता होना चाहिए, हमें अनुभव होना चाहिए, हमें भौगोलिक ज्ञान होना चाहिए, हमें बोलने का तरीका, सलीका, वो सारी चीज़ें, और हमारा आचरण, हमारा पहनावा, हमारी चीज़ों से ये झलकना चाहिए कि हम उस नेतृत्व क्षमता में खरे उतरते हैं जो आज के समाज को, आज के परिवेश को चाहिए। तो मैं ये चुनौती भरे सफ़र पर, और मेरा जो सफ़र रहा वो बहुत संघर्षशील और बहुत कांटों भरा सफ़र रहा, क्योंकि उस समय महिलाएं राजनीति में निकलती नहीं थी। तो मैं महिलाओं को बहुत मोटिवेट करती थी, उनमें उत्साह भरती थी। ग्रामीण महिलाओं में भी ये कहती थी कि अगर आप पंच बन गई, सरपंच बन गई, तो आप ये मत कहो कि सरपंच पति मीटिंग में आया है या पंच पति आया, आप स्वयं उस चीज़ का नेतृत्व करो। और ये मेरा मानना है, चुनौती, कोई भी व्यक्ति को ज्ञान अपने आप नहीं होता, क्योंकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि दूर दूर तक राजनीतिक नहीं है। मेरे परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है। मेरा ससुराल पक्ष शुद्ध रूप से किसान, कृषि पे काम करता है। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसे थी और परिवार में क्या ऐसा माहौल था कि राजनीति में किसी महिला को प्रवेश मिले? उस दौर में जब आप राजनीति में कदम बढ़ा रही थी, किसी महिला का और आपकी जैसी महिला का जो अत्यंत मध्यम वर्गीय परिवार से थी, उनका राजनीति में आना कितना और कैसे रहा और किस तरह की समस्याएं आई? मेरा राजनीति का जो सफ़र है बहुत संघर्षमय और बहुत कठिन दौर से गुजरने वाला मेरा क्षण रहा। आप यकीन नहीं करेंगी, जब मैं राजनीति में मैंने प्रवेश किया तो मेरे परिवार ने तो मेरे ऊपर विश्वास किया। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि बिल्कुल राजनीतिक नहीं थी। मेरा ससुराल पक्ष पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित था और उन्नत किसान, उन्नत खेती करते थे, सब लोग किसान थे। मेरा मायका पक्ष सभी लोग सर्विस करते थे। तो जब मैं राजनीति में आई तो रात बिरात आना जाना, पुरुषों के साथ बैठना, पुरुषों के साथ बातचीत करना, कभी कभी पुरुषों के साथ हंसना, अपनी समस्या बताना, कैसे काम करना, उनके साथ 2-2 बजे रात को मैं गाड़ी में बैठकर भी मेरे घर पर आई।
तो मेरा परिवार तो मेरा पूरा साथ देता था, लेकिन फिर भी बाहर के लोगों को, क्योंकि उस समय जब मैं राजनीति में थी, तो मैं ये आपको 30 साल पुरानी बात बता रही हूँ, उस समय महिलाओं का निकलना बहुत कठिन था, पर्दा प्रथा थी, और मैं तो मध्यम वर्गीय परिवार से थी, गांव की बहू थी, तो और ही ज़्यादा पर्दा प्रथा थी, और ही ज़्यादा सम्मान था कि यार रात में अकेले कैसे जाना है। तो लोग इधर उधर बातें करते थे, अरे बहू से राजनीति करवा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती, कितनी रात को बहू आती है, ऐसा वैसा, ये सारी चीज़ें सामने तो नहीं आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं से घूम फिर कर दिमाग में ये चीज़ें आती थी। लेकिन मैं अपने पति का, अपने बच्चों का, अपने सास ससुर का, अपने माता पिता का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे कभी भी डगमग नहीं होने दिया, मुझे हमेशा उत्साहित किया। और मेरे मन में एक दृढ़ निश्चय था कि अगर हम अच्छे हैं तो कोई कितना भी इल्ज़ाम लगाए, कोई कितना भी करे, लेकिन सत्य सत्य होता है, सांच को आँच नहीं। इसलिए मैं पूरी ताकत के साथ किसी के किंतु परंतु अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए, मेरा एक मकसद था, मैंने प्रण किया था कि अगर मैंने राजनीति में कदम बढ़ाया है तो ये कदम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और खुद की दम पर बढ़ेगा। मुझे राजनीति में कोई भी ABCD सिखाने वाला नहीं था, कोई दाव पेच बताने वाला नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि राजनीति में ऐसा करो, इसको पटकनी दो, इसको सम्मानित करो, इसको अपमानित करो। मैं अपने बुद्धि और विवेक से मैंने राजनीति की, और मैंने स्वच्छ और पारदर्शिता के साथ राजनीति की। फिर मैंने एक छोटा सा सम्मेलन किया महिला मोर्चा का, तो उसमें सम्मेलन में किया, तो उसमें बहनें अच्छी संख्या में आई, तो मुझे लगा कि बहनों को थोड़ा विश्वास है। अच्छा, जब तक आप किसी को किसी चीज़ का लाभ नहीं देंगे, चाहे वो योजना का लाभ हो या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो आपसे कोई नहीं जुड़ेगा। एक बार जुड़ेगा, दूसरी बार कहेगा अरे समय बर्बाद करना है। तो मैं उनके राशन कार्ड, मैं उनके संबल कार्ड, मैं उनके छोटे मोटे जो भी उनकी ज़रूरत होती थी काम, मैं खुद नगर पालिका जाती थी और उनके छोटे मोटे सारे काम मैं करवाती थी। जैसे किसी का राशन कार्ड ही बन गया अपने कहने से, क्योंकि मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष थी, तो अपने कहने से अगर किसी का काम हो गया तो वो फिर अपने से जुड़ता है। सम्मेलन में महिलाएं मेरे साथ बहुत अच्छे से जुड़ी, मैंने ये काम किया। फिर मुझे लगा कि नहीं सही है, महिलाएं आगे तो बढ़ रही हैं। फिर मैं अपने संगठन से कहती थी कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो अब चुनाव का समय आया था, इनको अपन कहीं ना कहीं किसी को पार्षद का टिकट दें, किसी को अपन जनभागीदारी का सदस्य बनाएं, किसी बहन को आंगनवाड़ी की वैकेंसी निकली थी उस समय मैं काम करती थी जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती निकली थी, शुरुआत आंगनवाड़ी शुरू हुई थी, तो कुछ कार्यकर्ताओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बना दिया, कुछ को सहायिका बना दिया। तो उससे पूरा बढ़ा, महिला जगत हमसे जुड़ता चला गया। आप चूंकि आप एक शिक्षिका के तौर पे अपनी शुरुआत करती हैं, और शादी के बाद संभवतः आप, या शादी से पहले आप शिक्षिका थी, विवाह के उपरांत, या पहले थी आप शिक्षिका? नहीं, शिशु मंदिर में टीचर शादी के बाद। शादी के बाद। तो बाद के जो वर्षों में आपने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, वो उस राजनीतिक यात्रा ने आपको आज देश के सर्वोच्च सदन यानी राज्यसभा तक पहुंचा दिया है। आप महिलाओं की आवाज़ भी उठाती हैं और मुखरता से अपनी बात रखती हैं। क्या कुछ बदलाव आया है आपके संसदीय क्षेत्र में, चूँकि आप एक सशक्त नारी हैं, और न केवल आर्थिक रूप से अपितु मुझे लगता है राजनीतिक रूप से भी आप सशक्त हो गई हैं? आपने अपने क्षेत्र के, खासतौर से महिलाओं के विकास के लिए क्या काम किया है? क्षेत्र के लिए मेरा जो क्षेत्र है वो होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र है, लेकिन मैं तो चूँकि राज्यसभा से सांसद हूँ, तो मेरा ये मानना है कि पूरा प्रदेश मेरा है। लेकिन चूँकि हम सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को भी एक स्वतंत्रता रहती है कि अपना नोडल जिला, तो मेरा नोडल जिला है नर्मदापुरम। तो मेरा नर्मदापुरम जो जिला है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, पहले उसका नाम था होशंगाबाद, तो एक लुटेरा था उसके नाम पे होशंगसाय, उसके नाम पे होशंगाबाद रखा था। तो हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा, मैं जब नगर पालिका अध्यक्ष थी, कि नर्मदापुरम किया जाए, तो वो नर्मदापुरम नाम हो गया। तो मैं जिस नगर में रहती हूँ वहाँ माँ नर्मदा मैया बहती हैं, माँ नर्मदा मैया के तट पर मैं निवास करती हूँ। और अभी हमारे यहाँ जिस प्रकार के मोदी जी पूरे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको विकसित कर रहे हैं, जैसे कि उज्जैन में महालोक बन गया,
ओरछा में राजा राम धाम बन गया, वैष्णो देवी, सब जगह जो बन रहे हैं, ऐसे ही हमारे नर्मदापुर में नर्मदा लोक बन रहा है। अरे वाह। और नर्मदा लोक ऐसा नहीं बन रहा है, माँ नर्मदा मैया के तटों पर सुंदर घाट, सुंदर सीढ़ियाँ, वृक्षारोपण, पर्यावरण, पार्क, हर प्रकार की व्यवस्था से सुसज्जित नर्मदा लोक बन रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ पचमढ़ी, मेरे जिले में पचमढ़ी पर्यटक स्थल के साथ साथ धार्मिक स्थल भी है, हिल स्टेशन है। पचमढ़ी का नाम ऑल इंडिया क्या, विदेश के लोग भी वहाँ पर आते हैं, काफी प्रसिद्ध है। हाँ, बहुत अच्छा है। तो वहाँ पर अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री जी जो हमारे राम मोहन नायडू जी हैं, उन्होंने हवाई पट्टी भी वहाँ पर सैंक्शन की है और बहुत सी चीज़ें वहाँ पर डेवलप हो गई हैं। एक हमारे यहाँ मढ़ई है हमारे ज़िले में ही, तो मढ़ई में वहाँ हर प्रकार के जानवर, तो हरा भरा वो है, वो भी बहुत अच्छा विकसित क्षेत्र हुआ है। और अभी हमारा जो ज़िला है वो कृषि प्रधान ज़िला है, 3 प्रकार की फसल होती है, पानी से हरा भरा है और जड़ी बूटी हर प्रकार की चीज़ हमारे पचमढ़ी में भी मिलती हैं। तो मेरे क्षेत्र में, मैं एक जिस नगर में मैं रहती हूँ, नर्मदापुरम नगर में सिक्योरिटी पेपर मिल है, जहाँ नोट बनाने का नोटों का कागज बनता है। तो अभी वहाँ पर थोड़ी सी मशीनों की प्रॉब्लम थी, तो SPM 6 मशीन जो हमारे अरुण जेटली जी उस समय थे, जब वो सैंक्शन की थी उन्होंने, और नर्मदापुर आए भी थे, लेकिन वो काम फिर पेंडिंग हो गया। तो फिर मैंने हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से आग्रह किया और उन्होंने कैबिनेट में भी वो पास करवा दिया, और वो PM 6 मशीन जो SPM की थी 6 मशीन, वो सैंक्शन भी हो गई है और काम भी चालू होगा। ये बहुत बड़ा एक काम मेरे यहाँ हुआ है। इस प्रकार से निरंतर ट्रेनों के स्टॉपेज हों, अमृत स्टेशन हो, हर प्रकार की चीज़ सदन के माध्यम से और पत्राचार के माध्यम से स्वयं मिलती भी हूँ मैं मंत्री लोगों से, और अपनी बात भी बहुत अच्छे से रखती, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे से काम भी हो रहा है। हमारा क्षेत्र बहुत आगे बढ़ रहा है इस मामले में। अभी मैंने एक नवाचार किया, क्योंकि सांसद रहते हुए मैंने एक नवाचार ये किया कि हर सांसद को सांसद निधि मिलती है, सांसद निधि MP लैंड फंड, तो सांसद निधि से वो क्या करता है, सड़क के लिए देता है, पुल के लिए देता है, पुलिया के लिए देता है, स्कूल की बाउंड्री वाल के लिए देते हैं, मंगल भवन के लिए देते हैं। लेकिन मेरे मन में ये आया कि सांसद निधि का उपयोग तो अपन इस चीज़ के लिए करते, लेकिन अपने नोडल ज़िले में कुछ नवाचार करें। चूँकि मुझे वो याद है कि मैं गांव में रहती थी और मैं गांव में ही पढ़ती थी, और जब गांव में भी था, गांव में पढ़ती थी तो टाट पट्टी पर बैठते थे, वो दौर था। हाँ, और टाट पट्टी भी नहीं रहती थी, घर से फट्टा बोरा लेके जाते थे, तो वहां पर बैठ के स्लेट पे अपना लिखते थे। तो जब अपन ऐसा लिखते थे तो पूरी गर्दन ऐसी झुकती थी, पूरा दिमाग बच्चे का नीचे जाता था। तो मैं ये सोचती थी कि मैं जिस अभाव में पड़ी हूँ और जिस तकलीफ में पड़ी हूँ, तो कभी ईश्वर ने अगर ये मौका दिया तो कुछ ऐसे इन बच्चों के लिए मैं कुछ करूँगी। तो मेरे नर्मदापुरम जिला जो मेरा नोडल जिला है, वहाँ 1ली से 5वीं तक लगभग 28,000 बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, 1ली से 5वीं तक। और बहुत से स्कूलों में अभी टाट पट्टी पर ही बच्चे बैठते हैं। ग्रामीण अंचलों में तो अभी सरकार हालांकि बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही। तो मैंने दिमाग में एक बात आई कि मैं अब सांसद बन गई तो कुछ करती हूँ। तो मैंने CSR के बारे में बहुत सुना था। मैं जब कमेटी के टूर में जाती हूँ ना, तो हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है CSR के माध्यम से कि विभिन्न कंपनियों को जो प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट का कुछ अंश CSR के माध्यम से ऐसे जनकल्याणी कार्यों में लगाते हैं। जी। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाने के बाद मैं माननीय हिंदुस्तान पेट्रोलियम मंत्री जी से मिली और मैंने उनको आग्रह किया कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, पर मेरी सांसद निधि सीमित है,
तो इसलिए आप मेरी मदद करें CSR में। उन्होंने मेरा पूरा प्रोजेक्ट पढ़ा, मैंने कहा मैं उन बच्चों के लिए करना, तो वो मेरा 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट सेंक्शन किया। वाह। और मैंने, आप यकीन नहीं करोगी, जब वो 28,000 बच्चों के लिए वो बैग आ गए, वो बैग की एक विशेषता है, वो बस्ता है ये रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, इसमें टेबल भी है। तो ये जैसे ही हम खोलेंगे तो ये बस बैग का काम भी करेगा, और खोलने के बाद बैग को भी अलग कर सकते हैं, और एक छोटी सी स्टूल टेबल है, वो उसमें जो मटेरियल यूज किया है वो अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन उसका वेट हल्का वाला है, बच्चा टांगेगा तो भी उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो बच्चा बैठ के आराम से ऐसे करके उसको लेके का, ना तो उसकी आंखों पर जोर पड़ेगा, ना मांसपेशियों पर कोई तनाव। तो मैंने एक कार्यक्रम किया पहले जिला स्तरीय कार्यक्रम में, मैंने हर विधानसभा क्षेत्र के नहीं, हर ब्लॉक के, हर संकुल के, हर क्षेत्र से सिलेक्टेड बच्चों को बुलाया पूरे जिले के। उसमें शिक्षा मंत्री जी को बुलाया, सांसद, विधायक, मंत्री, नगर पालिका अध्यक्ष, भाजपा के कार्यकर्ता, स्कूल के बच्चे, अभिभावकगण और समाज सेवी लोगों को। तो एक जिला स्तरीय कार्यक्रम करके प्रतीकात्मक उन बच्चों को बैग दिए। फिर विधानसभा वाइज किए, मेरे जिले में 4 विधानसभा और है। आपने कितने विद्यालय बताए टोटल? 28,000। हाँ, और खुद जा के हमने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बांटे। फिर हमने संकुल वाइज बांटे, एक संकुल में जैसे 10 स्कूल है, 10 स्कूल के बच्चों को बुलाया, उनको वो बैग दिए। एक बार जब बैग बांटने के बाद मैं निकल रही थी, तो मैंने उनको देखा, वो बच्चे जब बैग टांग के जा रहे थे, तो मुझे इतनी खुशी हुई। और जब वो बैग दिए ना, आप वो फोटो देखेंगे, बच्चों के चेहरे पे इतनी खुशी कि उनको कोई बड़ी चीज मिल गई हो। मैं अभी आपको वो बैग दिखाऊंगी, आपको देख के भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैंने नवाचार किया, मतलब सांसद बनना। अब हम राज्यसभा में सांसद बन गए तो 6 साल के लिए बन गए, तो 6 साल के लिए हम संसद कितनी देर जा रहा है, कितनी देर बैठ रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम 6 साल तक तो सांसद हैं। बिल्कुल। लेकिन सांसद बनने के बाद, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, हमारा दायित्व क्या है। अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत इंपॉर्टेंट, दायित्वों का निर्वहन बहुत जरूरी। और मैं आपको बताऊं, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मेरे यहाँ से ना तो कोई विधायक बना कभी, ना कोई सांसद बना कि मुझे घर के लोग कोई गाइड करें। आप पहली महिला थी अपने परिवार से जो राजनीति के शीर्ष तक पहुंची। हाँ, पर मैंने एक प्रण किया था कि मैं जब दिल्ली पे मैंने पहला पैर रखा था, तो मैंने मोदी जी को देखा था 2014 में, उन्होंने साष्टांग दंडवत किया था पहली सीढ़ी को सदन में जब, और ये बोले थे उन्होंने सब, ये मोदी सरकार गरीबों की सरकार है, ये माताओं बहनों की, किसानों की, युवाओं की, 4 मूल मंत्र उन्होंने दिए थे। तो मैंने भी ये कहा था कि मैं भी बैठकर वहां पर सब कुछ सीखूंगी। तो मैं पूरा समय, आप मेरी अटेंडेंस फुल अटेंडेंस है, समय के पहले आप सदन में लगातार जाती रही हैं? समय के पहले पहुंचती हूँ, पूरे समय सदन में बैठती हूँ। बहुत अच्छा। और जब मुझे ये फायदा मिला पूरे समय सदन में बैठने से, मैं सब सीख गई। लैपटॉप कैसे चलाते हैं, क्वेश्चन अवर कहाँ लगा है, किसका लगा है, 0 ओवर कैसा लगा है, स्पेशल मेंशन कब आने वाला है, क्वेश्चन क्या है, सप्लीमेंट्री कैसे लगाना है, सारा का सारा। क्योंकि वहां ना तो हमारा पीए जाता, ना हमारा कोई गाइड करने वाला जाता, कोई नहीं। वहां तो हम जितना बैठेंगे उतना हम सीखेंगे। वो एक मंदिर है। इन 2 सालों में, मैं आपको सत्य बता रही हूँ, इन 2 सालों में मैं वहां बैठकर सब कुछ सीख गई। जी जी, ये पाठशाला है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। जी, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं माया मैम से, और माया मैम लगातार बता रही हैं कि ये जनसंपर्क के साथ लगातार जुड़ी रही हैं, मौलिक रूप से काम करती हैं, और ग्रास रूट पे इनका काम बहुत है। मैम, आपने चूंकि नीचे से ऊपर तक की यात्रा की है, और आज आप सदन में राज्यसभा सदस्य के रूप में काम भी कर रही हैं। महिलाओं के लिए कोई परिवर्तन याद आ रहा हो आपके क्षेत्र में या आपके कार्यकाल में, तो बताएं कि कोई बड़ा परिवर्तन आया हो, महिलाओं की स्थिति सुधरी है, तब भी जब आप अपनी राजनीतिक चेतना के साथ वो यात्रा शुरू कर रही थी, और आज इन दोनों के बीच का जो फासला है, इसमें महिलाएं कितनी मतलब क्या परिवर्तन आया है? इतना अंतर आया। और वो अंतर क्यों आया? इसलिए आया वो अंतर कि जब उन्होंने मुझे देखा, मैं अपने ऊपर से बताती, उन्होंने मुझे देखा कि काम करते 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 मैं छोटी कार्यकर्ता के रूप में दरवाजे दरवाजे जाती थी, सबसे मिलती थी, जुलती थी, मैं पार्षद बनी, नगर पालिका अध्यक्ष बनी, सब पर। तो उनके मन में एक जिज्ञासा हुई, एक होप, एक आशा की किरण जगी
कि माया दीदी काम करते करते पार्टी के संगठन में हर पद को लेकर आगे आ रही हैं। अगर हम भी इसी प्रकार काम करते रहे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। और मैं उनको एक संदेश देती थी, मुझे किसी महिला से कोई ईर्ष्या नहीं होती कि वो आगे क्यों ना बढ़े। मुझे जितनी महिलाएं, मैं तो ये चाहती हूँ कि पूरा हमारा जो देश है वो महिलाओं से ही सुसज्जित हो जाए। बिल्कुल। ये क्योंकि ये जो अभी हमारा नारी अधिनियम। बंधन अधिनियम बिल गिरा ना, जी, जी। उसके पहले मैं इतनी खुश थी मतलब बहुत ज़्यादा। और गिरने के बाद मन में इतना दुख है कि हम बता नहीं सकते। मतलब हम रो भी लिए इसके लिए कि ये इतने सालों से हमें अपना अधिकार, 1976 के हम बाद। ग्रास रूट पे काम करते हैं। जी, जी। काम करते करते हमने संगठन को मजबूत किया, हमने लोगों की समस्या सुनी, हमने परिवार को सेकेंडरी पर रखा और इस काम को पहले प्राथमिकता। अब हमारा समय आया था कि हम भी इलेक्शन लड़ते, लोकसभा लड़ते, विधानसभा। मैं नहीं, मेरी कई बहनों के मन में बिल्कुल, रास्ता साफ होता ये महिलाओं वो के थी। लिए। तो इसलिए सीट बढ़ाने का इसलिए चल रहा था कि भाइयों की सीट पर भी कोई खतरा ना मंडराए और महिलाओं को भी आरक्षण मिल जाए। जी, लेकिन मन बहुत दुखी है। एक सवाल ये भी है कि महिलाएं जब राजनीति में आती हैं और शीर्ष तक पहुंचती हैं, उनके साथ तमाम ऐसी सवाल और तमाम ऐसे प्रश्न उठते हैं समाज के, परिवार से और समुदाय से, और उनको पीछे खींचने की कोशिश होती है। लेकिन एक अकाट्य सत्य है, वो ये कि महिलाएं जब किसी बड़े पद पे आती हैं या राजनीतिक दृष्टिकोण से सशक्त होती हैं तो वो शुचिता के साथ आती हैं और बहुत ही ईमानदार कोशिश के साथ विकास लाती हैं। इस बात से आप कितना सहमत हैं कि अगर इस देश की बागडोर, चाहे वो विधायिका हो, न्यायपालिका हो, या फिर अगर हम बात करें सदन की, राज्यसभा, लोकसभा, अगर महिलाओं की स्थिति बढ़ती है या उनकी संख्या बढ़ती है तो क्या वो ईमानदारी से इस पूरे देश को चला पाने में सक्षम होती हैं पुरुषों के मुकाबले? मैं पूरी जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ महिलाओं की गारंटी लेती हूँ कि महिलाओं को जो भी काम आप देंगे, उनको राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप कोई बागडोर देंगे तो बहुत सक्रियता से, ईमानदारी के साथ वो परिणाम देंगी। उनको प्रशासनिक क्षेत्र में आप अगर कोई काम देंगे तो बहुत अच्छे से वो शासन प्रशासन को भी चलाती हैं। उनको पत्रकारिता के माध्यम से आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस समय बेटियां, आप जैसी कई बेटियां पत्रकारिता में, सोशल मीडिया में आगे बढ़ रही हैं। बड़े बड़े नेताओं से, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी से आप लोग बातें करती हैं, 1 to 1 करती हैं। तो आपकी जो शैली है निश्चित रूप से वो निखार जो बेटियों में या महिलाओं में आ रहा है, किसी भी क्षेत्र में हो। मैंने तो देखा है जल सेना, थल सेना, नव सेना, यहाँ तक कि जहाँ भी उनको खड़ा कर दो वो अपना परचम लहराती हैं अपने बुद्धि से, विवेक से। और उनके अंदर एक वो रहता है कि हम कितना अच्छा करें। पुरुष लोग को तो कोई भय नहीं रहता, ठीक है कर रहा है, लेकिन महिलाओं को परिवार का भी एक संकोच, मान मर्यादा, सारी चीज़ करके। और मेरा ये मानना है कि अभी जो 33% बिल पास होने वाला था, उसमें आप देखती थी महिलाओं की जितनी भागीदारी राजनीति में बढ़ती उतनी राजनीति स्वच्छ होती। बिल्कुल, पारदर्शिता आती। हाँ, उतनी राजनीति स्वच्छ होती। और मोदी जी बार बार आह्वान कर रहे हैं, 1 लाख युवा युवतियों को मोदी जी राजनीति के माध्यम, समाज सेवा के माध्यम से राजनीति में ले जाना चाहते हैं। वो आप जैसे कई युवा युवती हो सकते हैं, जो जरूरी नहीं कि आप पार्टी के किसी पद पर हों तो ही आप राजनीति में जाएंगे। आप बहुत अच्छे सोशल मीडिया को चलाते, आप बहुत अच्छे पत्रकार हो, आप बहुत अच्छे साहित्यकार हो, आप बहुत अच्छे लेखक हो, आप बहुत अच्छी नीति निर्धारण में अपने सुझाव रख सकते हैं। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है तो हमारे देश में एक महती भूमिका होगी। और ये महिलाएं जो थी वो राष्ट्र निर्माण में, जैसे अभी जो नीति बनती हैं उनको बनाने वाले कोई और होते हैं, जब महिलाएं बैठेंगी तो वो खुद नीति निर्धारण का एक केंद्र बिंदु होंगी। ये बहुत अच्छी। तो मेरा तो ये मानना है कि पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को ढेर सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हमारा विश्वास दृढ़ हो, हमारा उद्देश्य अगर एक हो कि हमको ये काम करना है, तो मेरा ये मानना है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो असंभव हो। हर असंभव काम को महिला संभव बनाकर परिणाम दे सकती है। ये मैंने तो खुद किया है, क्योंकि मैं
ग्रामीण क्षेत्र की महिला, गांव में मेरी शादी हुई, और उस समय जब मेरी शादी हुई थी तो ये नल वगैरह कुछ नहीं थे, एक कुआं था संसाधन पूरे नहीं गांव था। में। मैं आपको बताऊं, आप मेरा अगर वो फोटो देखेंगी, मैं कुएं पे जाती थी, ऐसे खींच के पानी भरते थे, और 2 ऐसी कसेड़ी सिर पर रखती थी, एक घघरा हाथ में लटका के, और लगभग 1 किलोमीटर दूर कुआं था, वहां से पानी भर के अपने घर आती थी। वो पानी पीने के काम, नहाना धोना, कपड़े सबके काम होता था। वो काम भी मैंने किया है। बहुत पार्टी का भी धन्यवाद देती हूँ कि पार्टी ने हर प्रकार से हमें मौका दिया। जी। देश भर की वैसी महिलाएं जो आपको सुन रही हैं और जो आपको अपना प्रेरक मानती है, रोल मॉडल मानती हैं, उन महिलाओं के लिए क्या कुछ कहेंगी जो राजनीति में सशक्त रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती हैं? क्या कुछ कहेंगे उनको आप कि क्या राजनीति में पूरी तैयारी के साथ आनी चाहिए, और किस तरह की तैयारी, अगर तैयारी हो तो किस तरह की तैयारी के साथ वो राजनीति में कदम रखें? नहीं, राजनीति में अगर हमें, तो हमको तैयार रहना चाहिए। हमको ये जानकारी रहना चाहिए, समसामयिक विषय की जानकारी रहना चाहिए।